तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल आईटी प्रिपरेशंस पे। और आज का हमारा टॉपिक है टॉप 13 डॉट नेट कोर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। हमेशा हम अपने चैनल पे ऐसे ही क्वेश्चंस कवर करते हैं जिससे हर स्टूडेंट को और एम्प्लॉय को इंटरव्यू देने में और इंटरव्यू प्रिपरेशन करने में हेल्प हो सके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुंचा सकूं और जिनको हेल्प हो सके इंटरव्यू प्रिपरेशन में और देने में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। ये आपके लिए तो फ्री है बट इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक टॉप 13 डॉट नेट कोर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है? तो दोस्तों आप क्वेश्चंस की लिस्ट देख सकते हो कि क्या-क्या क्वेश्चंस मैं आज प्रिपेयर करने वाला हूँ और क्या-क्या क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? तो 15 क्वेश्चन है टोटल, मतलब 30 क्वेश्चन है जिसमें से 15 क्वेश्चन मैं आज कवर करने वाला हूँ। मैं 2 पार्ट में बनाऊँगा। मेरे 2 पार्ट में बनाने के लिए यही वजह है क्योंकि अगर मैं 30 के 30 क्वेश्चन आज ही ले लेता, तो बहुत लंबा वीडियो होता और मैं आपको भी बोर नहीं करना चाहता। काफ़ी लोगों को बोर होता है ज़्यादा लंबा वीडियो हो तो, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी कवर करेंगे सारे 15 क्वेश्चंस और फिर ऑल द बेस्ट और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हिस्ट्री डॉट नेट कोर की हिस्ट्री हम जानते हैं, ठीक है? तो हम देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट नेट फ्रेमवर्क का जो लिमिटेशन था, डॉट नेट फ्रेमवर्क का लिमिटेशन क्या था? क्योंकि वो विंडोज़ को सपोर्ट करता था, विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन को सपोर्ट करता था। वो अलग एप्लीकेशन लाइक लिनक्स और अदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको सपोर्ट नहीं करता था। तो उसकी वजह से क्या था कि डॉट नेट फ्रेमवर्क को लोग कम यूज़ करने लगे थे। तो इस वजह को और सॉल्व आउट करने के लिए उन्होंने डॉट नेट कोर इंट्रोड्यूस किया। ठीक है? डॉट नेट कोर इंट्रोड्यूस किया 2016 में। तो उसमें क्या फंक्शनैलिटी दी उन्होंने? क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म, जो मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म को सपोर्ट करे, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करे, जो एप्लीकेशन मॉड्यूलर हो। मॉड्यूलर होने की वजह से वो एप्लीकेशन ऐसा होगा कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी, समझने में डिफ़िकल्ट नहीं होगा और फ़ास्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है? और फ़ास्टर भी होगा क्योंकि उसमें सीएलआई टूल भी दिया होगा, कमांड लाइन इंटरफ़ेस दिया होगा, कमांड लाइन इंटरफ़ेस से आप डॉट नेट कोड चला सकते हो। और 2017, 2018, 2019 में उन्होंने नए-नए वर्ज़न किए और नए-नए फीचर ऐड करते गए। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि कौन से फीचर ऐड किए हैं। 2019 में उन्होंने विंडोज़ फ़ार्म का जो लिमिटेशन था, जो लेगेसी एप्लीकेशन थी, जो सपोर्ट करते थे हमारी डॉट नेट फ्रेमवर्क, उसको निकाल दिया। मतलब एक्चुअली निकाला नहीं, एक्चुअली जो डॉट नेट फ्रेमवर्क में वो जो लेगेसी एप्लीकेशन सपोर्ट करता था, वो डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज़ करते थे उसकी वजह से लोग। तो 4.7 से आगे डॉट नेट फ्रेमवर्क का जो डेवलपमेंट था वो रुक गया और उससे आगे डॉट नेट कोर ही आया, ठीक है? तो डॉट नेट 6, डॉट नेट 8, तो हम डॉट नेट कोर नहीं बोल सकते। जो पहले था डॉट नेट कोर 3.1 वर्ज़न, तो उसको हम डॉट नेट कोर बोलते थे। बट अभी डॉट नेट 6 से हम डॉट नेट 6 बोलेंगे, डॉट नेट 8 बोलेंगे क्योंकि डॉट नेट फ्रेमवर्क का डेवलपमेंट रुक चुका है, उसमें कुछ नहीं है। तो ये कुछ अलग-अलग नहीं है डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर, क्योंकि अभी डॉट नेट कोर ऐसे डेवलप किया है कि उसमें हम डॉट नेट फ्रेमवर्क के जो हम विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनाते थे, तो अभी हम डॉट नेट कोर में भी बना सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत सारे उन्होंने चेंजेस किए, आप देख सकते हो 2020 तक उन्होंने डॉट नेट 5 ला के, बट अभी जो करंट वर्ज़न है, वो है डॉट नेट 8। तो जैसे वर्ज़न के साथ एप्लीकेशन अपग्रेड होती रहती है, तो बस यही था कि खुद विंडोज़ में डॉट नेट कोर का जो मस मस जो डॉट नेट कोर बनाने का जो मकसद था, वो पूछा जाता है कि डॉट नेट कोर क्यों विंडोज़ के डॉट नेट फ्रेमवर्क था अपने पास, तो उसका आंसर ये है, ठीक है? उसकी कुछ लिमिटेशन थी डॉट नेट फ्रेमवर्क की, जो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता था, उसके लिए डॉट नेट कोर लेके आया, ठीक है? तो आप जा सकते हो और जो और डिटेल में चाहिए तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो और देख सकते हो। इसको भी रेफ़र किया तो कुछ हरकत नहीं है। बट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये है क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म जो मैं बात कर रहा था। तो अभी देखो यहाँ पे, तो अभी क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म जो सपोर्ट करता है, विंडोज़ को सपोर्ट करता है। विंडोज़ के सपोर्ट हम लैपटॉप भी देख सकते हैं, हम उसको बड़े पीसी पे भी चला सकते हैं और एप्पल का जो आईफ़ोन में भी चलाते हैं, आईफ़ोन वॉच में भी चला सकते हैं। एंड्रॉयड है, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चला सकते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हैं। सारे ब्लूबेरी वगैरह सारे जो मतलब मल्टीपल्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है डॉट नेट कोर। इसकी वजह से आप देख सकते हो इमेज में आपको क्लियरली मेंशन हो रहा है कि क्यों डॉट नेट कोर डेवलप किया है, ठीक है? तो चलो आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डॉट नेट कोर एंड व्हिच वर्ज़न यू आर करंटली यूजिंग? तो आपको पता होना चाहिए कि आप करंटली प्रोजेक्ट में किस वर्ज़न का यूज़ कर रहे हो और आप किस वर्ज़न के फीचर्स और किस वर्ज़न के आप फीचर जानते हैं। तो मैं ये बाद में कवर करूँगा, बट मैं अभी चाहता हूँ कि जो 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स है, वो मैं इस पार्ट में कवर करूँ और सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट चांसेस है कि उनको भी पूछा जा सकता है। तो मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी लेके आया हूँ और 15 क्वेश्चन मैं बाद में लेके आऊँगा। जो क्वेश्चन बचे हैं मेरे जो लिस्ट में है, वो 15 क्वेश्चन बाद में लेके आऊँगा। तो पहले आप जानते हैं कि डॉट नेट कोर क्या है? डॉट नेट कोर इज़ अ फ्री ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क created by Microsoft. It allows the developer to build a wide range of applications
सच अ वेब, डेस्कटॉप, मोबाइल, क्लाउड, आईओटी एंड माइक्रो सर्विसेज। देख रहे हो कितनी फंक्शनलिटी डॉट नेट कोर ने सपोर्ट की है। डॉट नेट फ्रेमवर्क में क्लाउड सपोर्ट नहीं था, ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क में मोबाइल सपोर्ट नहीं था, डॉट नेट फ्रेमवर्क में सिर्फ जो विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन था वो था, ठीक है, और उसके रिलेटेड चार सारे जो एप्लीकेशन बना सकते हैं वेब एप्लीकेशन वो सारा था। पर जो क्लाउड, आईओटी एंड माइक्रो सर्विसेज जो नया फीचर है वो हम डॉट नेट कोर में है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी नहीं था, डिपेंडेंसी इंजेक्शन था बट आपने को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी डिपेंडेंसी इंजेक्शन बनाने के लिए डॉट नेट फ्रेमवर्क में, बट इसमें इनबिल्ड ही आपको प्रोवाइड किया है डॉट नेट कोर में। तो अनलाइक द ट्रेडिशनल डॉट नेट फ्रेमवर्क जैसे विच ओनली वर्क ऑन विंडोज, डॉट नेट कोर वर्क्स ऑन विंडोज, मैक ओएस एंड लिनक्स, offering more flexibility. Its modular design also allows the developer to include only the feature they need and which makes application smaller and faster. समझ रहे हो कि ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है जैसे विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स। इससे क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है। मॉड्यूलर एप्लीकेशन मैंने बोला कि जितना एप्लीकेशन मॉडल हो, जितना कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाने हम डॉट नेट कोर में बना सकते हैं क्योंकि मॉडुलरिटी बहुत है। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि हम किधर चेंजेस कर रहे हैं और किधर अफेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। टाइट कपलिंग कुछ नहीं है, लूज कपलिंग है डिपेंडेंसी इंजेक्शन की वजह से, और बहुत सारे जो फीचर डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रोवाइड किए गए इससे डेवलपमेंट बहुत आसान हो चुका है डॉट नेट में। तो ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो फीचर्स है डॉट नेट कोर ने ऐड किए हैं, तो आप गो थ्रू करो फीचर्स में और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप डेवलप करो, ठीक है। तो करंट वर्जन की बात करूँ तो डॉट नेट 8 है, नवंबर 2024 में जो हुआ था वो। और एलटीएस की बात करो तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए डायरेक्ट जैसे डॉट नेट कोर 3.1 था, डॉट नेट 6 है, डॉट नेट 8 है, तो लॉन्ग टाइम सपोर्ट के लिए है। तो और इसमें जो है वर्जन के हिसाब से आपको फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और आपको जानना है कि आपके प्रोजेक्ट में आप कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे थे, तो उसकी आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डॉट नेट एंड डॉट नेट कोर, इसके मैंने डिटेल में वीडियो बनाई, आप देख सकते हो, थंबनेल भी नीचे मैंने दिया है। और मैं चैनल के इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी इस चैनल के मतलब इस वीडियो की लिंक दे दूंगा। और एक रील भी बनी है मैंने डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर में, मैंने 13 डिफरेंस बताया है दोस्तों। तो आप चाह सकते हो और डिटेल में इसकी स्टडी कर सकते हो और डिटेल में आप पढ़ सकते हो इस वीडियो पे और इस रील पे जाके। तो मैं कवर नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन फोर्थ पे, ठीक है। अभी हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में जाने, हमें स्ट्रक्चर के बारे में भी जानना होता है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है और बहुत बार इंटरव्यूअर ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चंस कि आपने खुद काम किया है डॉट नेट एप्लीकेशन पे, कि आप ऐसे ही बता रहे हो कि मैंने काम किया, बट आपको स्ट्रक्चर के बारे में मतलब पता होना चाहिए। आपने काम किया तो पता ही होगा कि कहाँ पे क्या रखा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिपेंडेंस से आपको पता होगा कि हम नुगेट पैकेज से कुछ जो थर्ड पार्टीज जो है हमारे जो बना हुए कोड रहते हैं वो डीएलएल फाइल में स्टोर होते हैं, और डीएलएल फाइल हम एज अ थर्ड पार्टी हम कॉल करते हैं हमारे एप्लीकेशन में। जो भी हमें एप्लीकेशन की जो जरूरत रहती है वो पूरी करता है, वो नुगेट पैकेज रहता है। अ, देखो आप, मैं शेयर करता हूँ आपको फोल्डर्स। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डिपेंडेंसीज करके है, डिपेंडेंसी में हम यहाँ पे एसपी डॉट नेट कोर ऐप, एसपी माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट कोर ऐप, तो ये डॉट नेट कोर के सारे जो पैकेजेस है, देख सकते हो आप कितने सारे पैकेजेस है। तो ये सारे पैकेजेस क्या करते हैं, हमारे डॉट नेट कोर एप्लीकेशन को जो एप्लीकेशन बनाते हैं उसकी जो सारी जरूरत है ना, ये डॉट नेट कोर वाले जो डिपेंडेंसी वो सारी पूरी करता है। तो आपको कुछ अलग से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जो भी हमारी फंक्शनलिटी होती है, जैसे कि हम एचटीटीपी क्लाइंट करते हैं, हम एपीआई को कॉल करते हैं, हम सिर्फ एचटीटीपी के क्लाइंट को कॉल कर लेते हैं और उसकी हेल्प से हम डायरेक्टली एपीआई को कॉल कर देते हैं ना। बट उसके जो बीच का जो डेवलपमेंट है वो किसने किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे जो डीएलएल है ऐड कर दिया हमने, थर्ड पार्टी ऐड कर ली और हमने सिर्फ उसको डिपेंडेंसी में यहाँ पे जैसे हमारे कंट्रोल में ऊपर कॉल कर देते हैं, यूजिंग करके हम कॉल कर देते हैं ना उस पैकेज को, उस डीएलएल को। तो सेम ऐसे ही है, हम फ्रेमवर्क का सारा इसमें ही है। और सारे जो हम नुगेट पैकेज से, आप नुगेट पैकेज हम बताए तो एक मिनट रुक जाओ। नुगेट पैकेज देखो यहाँ पे, नुगेट पैकेज मैनेजर, तो यहाँ पे आप सारे जो पैकेजेस हम कंसोल से भी कर सकते हैं। यहाँ पे कंसोल है, यहाँ पे कंसोल से भी हम ऐड कर सकते हैं, या हम देखें तो नुगेट पैकेजेस को, तो हमारे पैकेज मैनेजर देखो यहाँ पे मैनेज करके आता है, तो यहाँ पे हम सर्च करके जो भी हमारे पैकेजेस है हम डायरेक्टली यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं वो प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये सारी बेसिक जो हमारे पैकेज यहाँ से कुछ भी डाउनलोड करेंगे ना, यहाँ पे डिपेंडेंसी में ऐड हो जाएगा, तो ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज जो भी है जो हमारी प्रोजेक्ट को एप्लीकेशन को रन करने में जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि हमारे आईएस सेटिंग रहती है, जो हमारी विच लोकल होस्ट पे, कौन से लोकल होस्ट पे हमारा एप्लीकेशन रन होगा, और कौन से आईएस सेटिंग है, एसएसएल पोर्ट डिटेल्स है, वो सारा कुछ रहता है, वो हमारे प्रॉपर्टीज में रहता है। तो उसमें लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन करके फाइल है, तो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो मैं यहाँ पे देखा था आपको प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन है, तो लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन में आप देख सकते हो आईएस सेटिंग्स है, और यहाँ पे हमारा कौन सा लोकल होस्ट पे एप्लीकेशन रन होने वाला है वो सारी इन्फॉर्मेशन है, एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट डेवलपमेंट रहती है,
डेवलपमेंट, क्यूए और या प्रोडक्शन, ये सारा कुछ हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लॉन्च सेटिंग जैसे जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है स्टार्टिंग में जो एप्लीकेशन रन करने के लिए लगती है अपनी एप्लीकेशन को, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी थर्ड है हमारे www रूट फाइल, रूट फ़ोल्डर। तो ये फ़ोल्डर हमारा क्या काम करता है, स्टैटिक फाइल्स रखता है सारा कुछ, जेएस, सीएसएस और कुछ भी डायरेक्टली मतलब जो हमारी एप्लीकेशन को लगती है, जो एक्सटर्नल फाइल्स रहती है, वो सारी फाइल्स हमें www रूट फ़ोल्डर में मिल जाएगी, ठीक है। तो www रूट फ़ोल्डर है, हमें देखो यहाँ पे एप्लीकेशन में यहाँ पे www रूट फ़ोल्डर है, यहाँ पे देखो सीएसएस है, जेएस है, यहाँ पे लाइब्रेरी, जेक्वेरी, सारे फ़ोल्डर्स है, जो हमें एप्लीकेशन के लिए रखते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको www रूट फ़ोल्डर में मिल जाएँगे, ठीक है। और नेक्स्ट देखा जाए तो कंट्रोलर है, कंट्रोलर हैंडल्स ऑल इनकमिंग रिक्वेस्ट, all the controller needed the project are stored here. Controller are responsible for handling the end user interaction, manipulation the model, choose a view and display the UI. तो हमारा कंट्रोलर ऐसा एकदम मतलब मिडल आदमी जैसा काम करता है, जैसे कि हमारे व्यू से जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो एक्शन पे हमारा जो कंट्रोलर काम करता है, कंट्रोलर पे हमारा मॉडल बाइंड होता है, और मॉडल हमारा बैकएंड से डेटा उठाता है। और वो सारा कंट्रोलर मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन का जैसे काम करता है, लाइक व्यू और मॉडल की मतलब जो कम्युनिकेशन है वो हम कंट्रोलर थ्रू करते हैं। तो कंट्रोलर में हम एक मेथड्स डिफाइन करते हैं, मेथड्स में हम उस पे हम एक्शंस वगैरह वो सारे फ़िल्टर्स लगाते हैं, और उससे हम मतलब कंट्रोलर एक तरह का मिडल आदमी है, जो सारा कुछ रिक्वेस्ट देखता है मॉडल और व्यू के बीच में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। और मॉडल्स क्या होता है तो आपको पता ही होगा, मॉडल एक एंटिटी रहता है, जो भी हमारे डेटाबेस में टेबल्स रहते हैं, तो उसमें टेबल्स के हिसाब से हम जो कॉलम्स रहते हैं, वो कॉलम हम मॉडल्स में बनाते हैं। जो भी हमें रिकॉर्ड चाहिए बैकएंड से, जो भी एंटिटी की हम रिकॉर्ड चाहिए, डेटा चाहिए, हम मॉडल्स थ्रू लेके आते हैं, ठीक है। और व्यूज़ क्या रहता है, व्यूज़ जो भी हम डेटा लेके आते हैं मॉडल और कंट्रोलर थ्रू, और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, वो जो हम डिस्प्ले करते हैं यूआई पे। तो यूआई एक नथिंग बट व्यूज़ रहता है, जो भी हम हमारा जो यूआई का पार्ट रहता है, व्यूज़ में रहता है। एक आप देख सकते हो, व्यू इज़ रिप्रेजेंट यूज़र इंटरफेस दैट डिस्प्ले द व्यू मॉडल डेटा, कैन प्रोवाइड द ऑप्शन लेट्स यूज़र मॉडिफाई देम। जो भी हमारा सीएचटीएमएल रहता है वो व्यूज़ रहता है, जो भी हमारा यूआई रहता है हम यू उनको व्यूज़ बोल सकते हैं, जो हमारे डिस्प्ले करने का काम करता है, ठीक है? तो हमारे कंट्रोलर मॉडल व्यूज़ हो गए। हम यहाँ पे फ़ोल्डर्स बनाते हैं, देखो कि हम कंट्रोलर वगैरह यहाँ पे है। तो ये कंट्रोलर कुछ नहीं है, हम ऐड कर सकते हैं फ़ोल्डर यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हमें कंट्रोलर ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे ऐड करके आता है, ऐड करके आएँगे, यहाँ पे कंट्रोलर करके रहता है, तो कंट्रोलर का हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। वैसे ही सेम व्यू और मॉडल हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मॉडल यहाँ पे हो गया, मॉडल एस होम मॉडल हो गया, और यहाँ पे यूज़ की बात करें तो ये देख सकते हो। और यहाँ पे आप देखो, ठीक है? तो होम होम व्यू करके हो गया। और यहाँ पे एक शेयर्ड फ़ोल्डर भी रहता है। शेयर्ड फ़ोल्डर हमारा उसमें जो हमारा बेसिक लेआउट रहता है, जो मास्टर लेआउट रहता है, वो हमारे शेयर्ड फ़ोल्डर में रहता है। जो भी हम ग्लोबली हम उसको थ्रू आउट एप्लीकेशन में शेयर करना चाहते हैं, जो भी यूज़ हो हमारा, जैसे कि पार्शियल व्यू हो, कुछ भी हो, हमें वो शेयर फ़ोल्डर में रखते हैं, ठीक है? तो आपको बोला जा सकता है कि हम पार्शियल व्यू कहाँ रखते हैं, कि हम शेयर फ़ोल्डर में रखते हैं पार्शियल व्यू, ठीक है? और और ये पार्शियल व्यू वगैरह सारा एमयूसी का हो गया। एमयूसी की इंट्रोडक्शन अलग से लेके आऊँगा मैं आपके लिए। बट अभी डॉट नेट कोर पे हम फ़ोकस करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है, मैं सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा। और सारे क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करूँगा, कि बहुत सारे क्वेश्चन से डॉट नेट कोर में पूछे जाते हैं। बट जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दूँगा। आपको कुछ ज़रूरत से अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँ, तो आपको पता चले कि सेकंड पार्ट आया हुआ है, ठीक है? तो ये व्यूज़ हो गया। और ठीक है, यही फ़ोल्डर्स है। और बाकी के फ़ोल्डर्स देखें तो हमारे ऐप सेटिंग डॉट जेसन है। और यहाँ पे ऐप सेटिंग में देख सकते हो आप कि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, जो भी हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह सारा कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है, तो यहाँ पे ऐप सेटिंग जो जेसन में रहता है। और जो भी हमारा हम की और वैल्यू के तरह हम जैसे भी की हम सेट करते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन थ्रू हम और बैकएंड में लेके आते हैं, कंट्रोलर में हमें जो भी ज़रूरत होती है, हम कॉन्फ़िगरेशन को कॉल करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन थ्रू हम की लेके आते हैं। और जो भी हमारा पासवर्ड जो भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग रख सकते हैं स्टैटिक एप्लीकेशन के लिए। बट हम अभी जो है हम की वॉल्ट यूज़ करते हैं, जो एज़्योर में यूज़ होता है की वॉल्ट की वैल्यू के लिए। तो हम डायरेक्टली की कॉल करते हैं, और की हम कहाँ पे रखते हैं, ऐप सेटिंग नोटेशन में रखते हैं, हम कनेक्शन स्ट्रिंग ऐप सेटिंग नोटेशन में रखते हैं। तो हम एनवायरनमेंट की जैसे ही हम कनेक्शन बना सकते हैं ऐप सेटिंग में, जैसे कि एनवायरनमेंट के अलग-अलग एनवायरनमेंट रहते हैं, उसके हिसाब से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सीएस देखिए, तो प्रोग्राम डॉट सीएस हमारी क्या है, एक ये हमारी स्टार्टअप फाइल है, जो भी हमारा जो कोड रहता है, एम सेटिंग प्रोग्राम डॉट सीएस पे फर्स्ट कॉल होता है। तो डॉट नेट 6 के बाद
डॉट नेट 6 से हमारा जो स्टार्टअप डॉट सी एस फाइल वो निकल गया, मतलब निकल गया नहीं है, वो अभी भी बहुत लोग हैं जो प्रोग्राम डॉट सी एस और स्टार्टअप फाइल को अलग अलग रखते हैं, बट अभी जरूरत नहीं है कि हम प्रोग्राम सी एस फाइल में भी हम रख सकते हैं, ठीक है। जो हमारी कॉन्फ़िगर सर्विस है, कॉन्फ़िगर मेथड्स है, वो सारा हम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमने बनाए हुए हैं, देखो यहाँ पे मिडलवेयर सारे बने हुए हैं, यूज राइटिंग, यूज स्टैटिक फाइल, यूज रिडायरेक्शन, यूज ऑथराइजेशन, ये सारे हम बनाए हुए हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे बिल्डिंग है, एप्लीकेशन बिल्डिंग करने के लिए देखो यहाँ पे एप्लीकेशन बिल्ड कर दी है, एप्लीकेशन कुछ जो एप्लीकेशन बिल्ड करने में जरूरत होती है वो हम पहले प्रोग्राम डॉट सी एस में करते थे, बट अभी ये सारा दोनों जो फाइल्स है यहाँ पे एक जगह पे रख दी गई है, ठीक है। तो अलग से कुछ स्टार्टअप डॉट सी एस फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, बट आप बनाना चाहो तो आप एक्सटर्नली बना सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, सारे हमने मैंने स्ट्रक्चर बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोग्राम डॉट सी एस एंड स्टार्टअप डॉट सी एस फाइल का डिफरेंस क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसकी डिफरेंस, दोनों के डिफरेंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, बट मैं आपको बता दूं कि जो प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल है, तो मैं आपको पहले थोड़ा बता दूं कि मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्या होता है। इट इज एंट्री पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। आपको याद रखना है कि एंट्री पॉइंट आपको पूछेगा कि कहाँ से एंट्री होती है एप्लीकेशन की, आपको इंटरव्यू पूछेगा तो आपको क्या कैसे याद रखना। फर्स्ट, पहली पहली वाले क्या होगा, पी से प्रोग्राम डॉट सी एस। तो प्रोग्राम डॉट सी एस हमारा कॉल होता है, क्योंकि प्रोग्राम डॉट सी एस हमारे एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, कहाँ काम करता है। तो आप देख सकते हो कि प्रोग्राम डॉट सी एस में हमारे क्या है, क्रिएट बिल्डर है, और एप्लीकेशन को बिल्ड करने का काम कर रहा है। हमारे जो फाइल, जो स्टार्टअप फाइल है उसको स्टार्टअप करने का काम करता है। तो यहाँ पे स्टार्टअप फाइल का जो भी रेफरेंस होता है यहाँ पे वो दिया गया होता है प्रोग्राम डॉट सी एस में। तो पर्पस क्या होता है, सेटअप एंड रन द वेब होस्ट, द सर्वर दैट विल हैंडल द रिक्वेस्ट, मेन मेथड कंटेन द मेन फंक्शन विच इज फर्स्ट फंक्शन दैट रन व्हेन ऐप स्टार्ट। ठीक है, तो इसमें मेन फंक्शन रहता है जो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट करने में आपकी हेल्प करता है। तो प्रोग्राम डॉट सी एस आपकी एंट्री, जो एंट्री एंट्री होती है वो फाइल है हमारी प्रोग्राम डॉट सी एस, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखें तो, ओ सॉरी यार, मिनट, ओके, प्रोग्राम डॉट स्टार्टअप डॉट सी एस, तो इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, configure the application middleware and services, purpose define how the app will handle the requests। तो startup.cs फाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हमारे एप्लीकेशन में जो भी मिडलवेयर और सर्विसेज लगने वाली है वो हम कहाँ पे रजिस्टर करेंगे, startup.cs पे रजिस्टर करेंगे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर सर्विस यूज किया है, तो उसमें हमने आई सर्विस कलेक्शन और सर्विसेज करके हमने कॉल किया। बट यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगर में आपको पूछा जाएगा कॉन्फ़िगर में हम कौन सा इंटरफेस यूज करते हैं, तो इंटरफेस आपको आई एप्लीकेशन बिल्डर करके इंटरफेस यूज करते हैं हम हमेशा। तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है आई एप्लीकेशन बिल्डर करके। और बेसिकली आप देख सकते हो कि इसमें कॉन्फ़िगर सर्विसेज और कॉन्फ़िगर करके दो मेथड रहती है, और आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें ऑप्शनल मेथड कौन सी है जो हम यूज कर सकते हैं या ना भी करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उसमें जो ऑप्शनल मेथड है वो है कॉन्फ़िगर सर्विसेज, जो ऑप्शनल है। इसमें हम ऐड करें या ना ऐड करें, हम इंटरफेस, हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन बनाए या ना बनाए, मतलब एप्लीकेशन तो रन होगा ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट यहाँ पे हम सर्विसेज कॉल कर सकते हैं या कुछ इम्पोर्टेंटली कुछ कॉल करें, बट कॉन्फ़िगर में हमारा है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं, हम इसमें ग्लोबली एरर हैंडल कर सकते हैं, इसमें हम राउटिंग करते हैं, हम इसमें हम इन पॉइंट्स को जो भी हमारी मैपिंग होती है हमारी यूआरएल के साथ, वो हम सारा कुछ इसमें ग्लोबली हम कॉन्फ़िगर में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस होगा। एक कॉन्फ़िगर सर्विस है जो हमारी सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करता है, सर्विसेज को हमारी ऐड करता है। उसमें 3 इंस्टेंस रहता है, एक तो सिंगलटन, स्कोप और ट्रांजिएंट है। 3 इंस्टेंस हमारे क्रिएट होते हैं, और वो इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं कॉन्फ़िगर सर्विसेज में, और कॉन्फ़िगर करते हैं हम, जैसे कि हमारे जो मिडलवेयर है वो सारे हम करते हैं कॉन्फ़िगर फंक्शन में, जो भी हमारा मिडलवेयर है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दूँगा। तो चलते हैं अगले वीडियो पे, अगले क्वेश्चंस पे, सॉरी। ठीक है? तो डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगर सर्विसेज एंड कॉन्फ़िगर मेथड, तो क्या डिफरेंस है? वही क्वेश्चन है, ठीक है? तो कॉन्फ़िगर सर्विसेज मेथड, तो आप देख सकते हो कि कॉन्फ़िगर सर्विसेज मेथड यहाँ पे आपने ऐड सिंगलटन का सर्विसेज, सर्विस डॉट ऐड सिंगलटन लिया और सर्विस रजिस्टर किया यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो आपकी पर्पस क्या है? यूज्ड टू रजिस्टर सर्विसेज फॉर द एप्लीकेशन, मैंने बोला कि रजिस्टर एप्लीकेशन सर्विसेज जो रजिस्टर करने का काम करती है हमें कॉन्फ़िगर सर्विस करती है। रन बिफोर द एप्लीकेशन स्टार्ट हैंडलिंग द रिक्वेस्ट, जैसे भी हमारी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट हैंडल करने से जो हैंडल करती है वो हमारी जो भी हमारी सर्विसेज जो कॉल होती है वो कॉन्फ़िगर सर्विसेज थ्रू होती है।
एंड एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले ही हमारी जो कॉन्फ़िगर सर्विस है वो चल जाती है। और इनका जो कॉमन टास्क है जैसे कि एमयूसी, रेजर पेजेस, लॉगिंग, ऑथेंटिकेशन एंड सेटअप द डिपेंडेंसी इंजेक्शन फॉर सर्विसेज। डिपेंडेंसी इंजेक्शन सर्विस करने के लिए जैसे कि लॉगिंग भी हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंटरफेस क्रिएट करते हैं और लॉगिंग हम करते हैं एप्लीकेशन में, तो वैसे ही हम रजिस्टर करते हैं सिंगलटन थ्रू, ट्रांजिएंट थ्रू और स्कोप थ्रू हम सर्विसेज हम रजिस्टर करते हैं। ये क्या है जो हम नीचे टास्क में देख रहे हैं सारे सर्विसेज है, जैसे कि लॉगिंग, ऑथेंटिकेशन, जैसे कि डिवाइस डिपेंडेंसी इंजेक्शन सारा कुछ है वो सर्विसेज ही है। और कॉन्फ़िगर मेथड क्या करता है? कॉन्फ़िगर मेथड यूज्ड टू कॉन्फ़िगर द रिक्वेस्ट प्रोसेस पाइपलाइन। मतलब मिडलवेयर जो है सारे प्रोसेस करने का काम कॉन्फ़िगर करता है, ठीक है? एवरी रन्स एवरी टाइम और रिक्वेस्ट इट मेड ऑन टू द ऐप। जो भी हमारे आपको पता है कि मिडलवेयर कैसे काम करता है। रिक्वेस्ट हम भेजते हैं, रिक्वेस्ट मिडलवेयर थ्रू जाती है, मिडलवेयर से फिर ऐप की सर्वर पे हिट होती है या सर्वर से आप जो भी आते हैं, हमारे जो भी हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लेते हैं उसके मिडलवेयर मतलब मिडल का काम हमारा मिडलवेयर देखता है। तो मिडलवेयर का यही अर्थ हुआ। और कॉमन टास्क वही है, ऑथेंटिकेशन, एरर हैंडलिंग, राउटिंग, जो भी हम ग्लोबली करना चाहते हैं, जो हमारे एप्लीकेशन ग्लोबली ज़रूरत है, ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है, एरर हैंडलिंग की ज़रूरत है, राउटिंग की ज़रूरत है, हम वो कॉन्फ़िगर मेथड में करते हैं। तो आप इसको देख सकते हो और डिटेल में आप स्टडी कर सकते हो। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन दूँगा, आपको क्वेश्चन लिख लेना है और उस पे ज़्यादा से ज़्यादा डीप में स्टडी करोगे तो अच्छा है। आपको पता होगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सामने वाले के इंटरव्यू को क्या चाहिए, डॉट नेट कोर डेवलपर चाहिए, तो आपको डॉट नेट कोर रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर में डिफरेंस नहीं कर पाते। दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसे कि आईफ़ोन 16, आईफ़ोन 13 में डिफरेंस वैसे ही डिफरेंस इन दोनों में है। बस कि इसके एडवांस फीचर्स है जैसे कि क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म सपोर्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को और जो क्लाउड वगैरह, आईओटी वगैरह सारे को सपोर्ट करता है। बट डॉट नेट फ्रेमवर्क जो हमारे जो पुरानी एप्लीकेशन थी, लेगेसी एप्लीकेशन थी, उसको सपोर्ट करता है विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशंस को। तो ठीक है, तो उसको सिर्फ़ वर्क करने के लिए डॉट नेट कोर लाया गया है। ठीक है? तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत हो। एप्लीकेशन दोनों एक ही है, बस मिडलवेयर और ये थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन छोड़ के सब सब कुछ सेम है, ठीक है? एमयूसी वगैरह वहाँ पे भी यूज़ होता है, यहाँ पे भी यूज़ होता है, एट्रिब्यूट राउटिंग, कन्वेंशनल राउटिंग सारा कुछ जैसे डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज़ होता है, वैसे भी यहाँ पे यूज़ होता है। तो कुछ फ़र्क डिफरेंस नहीं है, तो लगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि दोनों में क्या आपको करना चाहिए, क्या डिफरेंस है और आप कन्फ्यूज़ ना हो दोनों में, ठीक है? तो चलो आगे चलते हैं। What is middleware? Middleware क्या है? Middleware is a .NET Core is a software that process requests and responses as they pass through the application. It's like a pipeline where each middleware component does something, logging, authentication, routing before passing the request to next step and returning the response. मिडलवेयर जब भी यूजर क्लिक करता है और कुछ भी रिक्वायरमेंट उसको होता है और वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, तो सर्वर से हिट पड़ने से पहले वो मिडलवेयर थ्रू जाएगा। तो मिडलवेयर में हमारी ऑथेंटिकेशन, लॉगिंग वो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी हमें वैलिडेट करना होता है मिडलवेयर में। अगर वो मिडलवेयर वैलिडेट करता है फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, सर्वर को हिट करेगा। सर्वर फिर से रिस्पॉन्स भेजेगा तो वो रिस्पॉन्स जाएगा फिर से हमारे मिडलवेयर थ्रू और जाएगा हमारे रिस्पॉन्स यूजर को। ठीक है? तो हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो थिंक ऑफ विजिटिंग ऑन एयरपोर्ट टू बोर्ड टू फ्लाइट। देयर आर मल्टीपल स्टेप बिफोर यू गेट ऑन द प्लेन। लाइक बैगेज स्कैन हम करते, बैग स्कैन करते, हम आइडेंटिटी चेक करते, टिकट वैलिडेशन चेक करते, गेट चेक करते। तो ये सारी आप देख सकते हो कि बैग स्कैन करना मतलब सिक्योरिटी चेक करना मिडलवेयर में। आइडेंटिटी चेक कर मतलब ऑथेंटिकेशन चेक कर रहे हो, टिकट करते हो मैं ऑथराइजेशन करते हो। आपको सिंपल एग्जांपल बताऊँ तो क्या आप आपके घर के आप लॉक लगाया होता है, ठीक है? तो एक समझ लो कि आपने थंब लगाया हुआ है, थंब वाला लॉक लगाया, आपने थंब लगाया मतलब आप ऑथेंटिकेट हो चुके हो। बट आप अंदर जाके और एक लॉक आया और उसको कुछ अलग से ऑथराइज़ेशन हो, आप पर्टिकुलर उस मतलब आप अंदर तो गए हो, पर पर्टिकुलर मेथड को कॉल करने के लिए आपको ऑथराइज़ेशन की ज़रूरत है। आप पर्टिकुलर उस डोर में आप जाना मतलब आपका थंब ना हो उसमें, उसको कुछ अलग यूज़र का ऑथराइज़ हो, वो सिर्फ़ यूज़र ही उसको खोल सके। बट जो एक्सटर्नल लॉक था उसमें ऑथेंटिकेट हो चुका है, बट जो इंटरनल लॉक है उसके लिए आपका एक्सेस ना हो, ठीक है? तो ये हम ऑथेंटिकेशन ऑथराइज़ में आप डिफरेंट कर सकते हो, जो ऑथराइज़ेशन हमारा जो पर्टिकुलर मेथड के लिए हम उसको ऑथराइज़ करते हैं। हमने तो यहाँ पे आइडेंटिटी चेक कर ली, बट टिकट वैलिडेशन नहीं है। टिकट वैलिडेशन मतलब ऑथराइज़ेशन हो गया, आपका टिकट वैलिडेट नहीं हो रहा है तो फिर ऑथराइज़ेशन नहीं, आपको प्लेन में बैठने नहीं देंगे। ऑथराइज़ हो गया, आप प्लेन में बैठ जाओ। बट आपका आइडेंटिटी जैसे आधार कार्ड हो गया, आपको आधार तो कार्ड तो मिल गया, आपको ऑथेंटिकेशन तो हो गया कि आप ये आदमी हो, बट टिकट वैलिडेट नहीं हुई आपकी मतलब ऑथोराइज़ नहीं हुआ कि आप प्लेन में बैठो, ठीक है? तो ये बेसिक डिफरेंस है जो हम ग्लोबली लेवल पे हम मिडलवेयर्स में सेट करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे देखो डायग्राम्स की मदद से आप मैं बोला कि रिक्वेस्ट भेजा, फिर मिडलवेयर 1 को पास हुआ, मिडलवेयर 2 को पास हुआ, मिडलवेयर 3 फिर मिडलवेयर 3 से रिस्पॉन्स आया। ये सारे मिडलवेयर्स हैं मतलब
जैसे ऑथेंटिकेशन हो गया, ऑथेंटिकेशन पास हुआ, ऑथराइजेशन में गया, ऑथराइजेशन पास हुआ, फिर एक मेथड्स को कॉल किया और मेथड में एरर है उसके लिए भी हमने एक एरर करके एक मिडलवेयर कॉल किया, तो उससे भी पास हुआ, तो उसका जो रिस्पॉन्स मिलेगा, उसको जो डेटा मिलेगा वो बैक एंड में फिर से रिस्पॉन्स भेजेगा कि ये पास हो गया, ये भी पास हुआ और ये भी पास हुआ, तो रिस्पॉन्स मिल गया आपको। समझ रहे हो? मिडलवेयर एक पाइप के जैसे, पाइप में जैसे पानी बहता है ना, और हमने बीच में कुछ भी ऐसा इंटरफेस लगा दिया, बीच में कुछ भी रोक दिया, पानी को हाथ से रख दिया, हाथ से रोक दिया, मतलब हमने वहाँ पे चॉप लगा दिया, ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो मिडलवेयर है रहती है, और जो फोर्सेस में फ्लो में काम करती है, एक नेक्स्ट मिडलवेयर से नेक्स्ट मिडलवेयर, करंट मिडलवेयर से नेक्स्ट मिडलवेयर, ऐसे काम करती रहती है, वैलिडेट करती रहती है, यूजर को ऑथेंटिकेट करती रहती है, फिर एप्लीकेशन में अंदर जाने देगी आपको, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, विच टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन यू यूज इन डॉट नेट कोर? डॉट नेट कोर में कौन से टाइप के ऑथेंटिकेशन आप यूज कर सकते हो? तो कुकी ऑथेंटिकेशन है। कुकी तो आपको सबको पता होगा कि कुकी एक स्मॉल, जैसे हमारी कुकी रहती है, हम खाते हैं, मतलब बिस्किट खाते हैं, और बिस्किट का थोड़ा सा जो चंक रहता है नीचे जमीन पे भी पड़ता रहता है, ठीक है? तो उस टुकड़े को नीचे पड़े हुए स्मॉल इन्फॉर्मेशन केबी में इन्फॉर्मेशन सेव होती है कुकीज में, और वही इन्फॉर्मेशन हमारी ऑथेंटिकेशन को काम आती है। कुकीज में हम यूजर नेम पासवर्ड सेट कर सकते हैं, और यूजर नेम पासवर्ड हम ऑथेंटिकेशन करने के लिए बैकएंड में भेज सकते हैं, तो ठीक है? तो ये जो एप्लीकेशन जो कुकीज़ थी वो पुराने एप्लीकेशन में, जैसे वो पुराने एप्लीकेशन में यूज़ होता था। बट ये एप्लीकेशन बेसिकली कहाँ पे यूज़ होता है, जो एप्लीकेशन पर्टिकुलरली एप्लीकेशन इंटरनली यूज़ हो, उसके लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है? बट जेडब्ल्यूटी टोकन, अभी ये जेसन वेब टोकन है, मैंने बहुत सारी मेरे पर्सनल पहले जो वीडियो मैंने बनाए हुए डॉट नेट एप्लीकेशन में इंटरव्यू क्वेश्चंस के, उसमें जेडब्ल्यूटी का जो जिक्र है वो टोटली एकदम डिप में किया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है? जेडब्ल्यूटी का एकदम डिस्क्रिप्शन में एकदम डिटेल में बताया हुआ है मैंने। तो जेडब्ल्यूटी टोकन हमारे ऑथेंटिकेट करने के काम करते हैं, एपीआई को और ऑथराइज करने के लिए भी काम आती है जेडब्ल्यूटी टोकन। बहुत जगह भी यूज़ होता है, बहुत लोग यूज़ भी करते हैं, और जेडब्ल्यूटी टोकन जो हमारे रहता है उसके हेडर में हमारी यूज़र की इन्फॉर्मेशन रहती है, और एन्क्रिप्टेड डेटा रहता है जो हमारा वैलिडेट होता है सर्वर के साइड पे। तो बहुत सारे जो डेटा है वो लेके जाता है जेसन वेब टोकन, ठीक है? तो उसके साथ हमारी रिफ्रेश टोकन भी मिलता है, जैसे कि हमारी टोकन अगर एक्सपायर होता है तो वो फिर से रिफ्रेश टोकन बेच के नया टोकन ले लेता है, ठीक है? बट जेसन टोकन को मिलने से पहले हमें यूजर नेम पासवर्ड भेजना पड़ता है, यहाँ से भी यूजर नेम पासवर्ड भेजा, तो यूजर नेम पासवर्ड वैलिडेट करके टोकन बना के देता है, ठीक है? तो उसमें देखा होगा आपने, 3 पार्ट रहते हैं, एक तो हेडर रहता है, पेलोड रहता है, पेलोड में यूजर की इन्फॉर्मेशन रहती है, और हेडर में हमारी रहती है एल्गोरिथम किस टाइप की है, एचएस है ये और आरएसए है, और कौन से टाइप की है, जेडब्ल्यूटी टोकन टाइप कौन सा है टोकन का, और यहाँ पे सिग्नेचर में रहता है कि उसमें समझ लो आपने इंक्रिप्टेशन के लिए डिक्रिप्शन के लिए आपने कोड रखा है 1 2 3 4, और वही आपको इनक्रिप्ट करके आपको भेजना रहता है, तभी हम उधर 1 2 3 4 डाला तो वो डिक्रिप्ट हो जाएगा आपका टोकन। तो ये सारी हमारी जो सिग्नेचर में भेजते हैं, और पेलोड में यूजर की इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, और जो हीडर है उसमें किस टाइप का एल्गोरिथम है और किस टाइप का टोकन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो ये डिफरेंट सेक्शन में रहता है, तो आप देख सकते हो मेरे प्रीवियस वीडियो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है? और थोड़ा हमारा है ओ ऑथ करके, तो आपने कभी कौन सी आपको सबके अकाउंट रहते हैं, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, सबके अकाउंट रहते हैं लगभग, और जब भी आप नई एप्लीकेशन ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हो, तो आपने डाउनलोड की एप्लीकेशन, बट एप्लीकेशन डाउनलोड करने पे आपको रजिस्टर करना होता है एप्लीकेशन में, क्योंकि आप नए यूजर हो उसके लिए, तो आपको साइन अप करोगे, या उसमें ऑप्शन होगा कि लॉगिन थ्रू मेल, लॉगिन थ्रू गूगल और लॉगिन थ्रू फेसबुक, ऐसा कुछ रहता है ना उधर ऑप्शन। तो आप गूगल थ्रू लॉगिन करते हो, मेल से लॉगिन करते हो, वहाँ पे ईमेल एड्रेस आता है, ईमेल एड्रेस पे क्लिक करते हो, और आपने पहले से ईमेल लॉगिन किया होता है, तो ईमेल लॉगिन करने के टाइम आप क्लिक करते ही आपको डायरेक्टली साइन इन कर देते हैं। तो आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है, आपसे परमिशन लेते हैं कि आपको इनको लॉगिन करना है और इनको डेटा भेजना है। समझ लो आप रेडबस डाउनलोड किया आपने, गूगल से लॉगिन किया, माइक्रोसॉफ्ट से लॉगिन किया, बट आप फिर से लॉगिन करने जाओगे, आपके जो आपने डेटा रिलीज कर दिया, फिर से आप लॉगिन करने जाओगे, आपने तो लॉगिन किया पहले, गूगल से लॉगिन किया, फिर आप फिर से उसी मेल से लॉगिन करोगे ना, तो आपको लॉगिन मिल जाएगा। तो गूगल क्या करता है, आपसे परमिशन लेके आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है, वो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, जो हमारी थर्ड पार्टी ऐप रहती है, दूसरी ऐप रहती है जो आपने डाउनलोड किया है रेडबस को, वो आपकी डेटा भेज देगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन भेज देगा, आपकी इन्फॉर्मेशन से ले, आपकी परमिशन लेके। तो ये हो गया हमारा कि ओ ऑथ फंक्शन। ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ओ ऑथ क्या है? ओ ऑथ को बहुत लोग स्टैंडर्ड समझते हैं कि ओ ऑथ एक स्टैंडर्ड है,
एक रूल है जो फॉलो करना पड़ता है ऑथेंटिकेशन करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है यार। ये OAuth2 हमारा थर्ड पार्टी की परमिशन लेने के लिए जो परमिशन मिलती है, फिर उसके बाद गूगल हमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इनके साथ शेयर करता है। तो हर टाइम ऐसे ही करना पड़ता है, हमें कुछ यूज़र नेम पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसको हम OAuth से हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। और चौथी हो गया हमारा विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। ये बेसिकली कंपनीज़ में फॉलो होती है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। तो आपने देखा होगा बहुत जगह पे कि आउटलुक, टीम्स वगैरह, तो उसमें हमें बहुत टाइम से हमें लॉगिन नहीं करना पड़ता। क्योंकि वो हमारी जो विंडोज़ जो लैपटॉप प्रोवाइड किया गया है, उसी थ्रू हमारे लैपटॉप से ही लैपटॉप से लॉगिन हो जाता है, विंडोज़ से लॉगिन हो जाता है विंडोज़ से। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी नहीं होती। हमने देखा होगा आउटलुक कभी लॉग आउट नहीं होता, और उनके जो एप्लीकेशन कुछ साइट रहते हैं, वो भी हमारे डायरेक्टली ऑटोमैटिकली हमारे विंडोज़ बेस ऑथेंटिकेट करके वो डायरेक्टली लॉगिन कर देता है। आपने बहुत जगह पे देखा होगा, ठीक है? और एपीआई की ऑथेंटिकेशन भी रहती है। जैसे कि हम की भेजते हैं इधर से यूजर से, जैसे कि एप्लीकेशन की भेजेंगे, हमारी की सेट करेंगे, डिक्रिप्ट कर देंगे अपने, हमारे पास खुद का डिक्रिप्टर रहता है, बहुत एप्लीकेशन का खुद का डिक्रिप्टर रहता है, वो की भेजता है बैकएंड को, और की तो हमें ही पता है डिक्रिप्ट करने का, हमें ही पता है कि डिक्रिप्ट कैसे करते हैं। तो ऐसे ही हमारी की भेजती है और उधर एपीआई साइड हमारे डिक्रिप्टर रहता है, वो डिक्रिप्ट करता है और हमारे डेटाबेस का एक्सेस लेके हमें डेटा भेजता है वापस से। तो ये हमारी होगी एपीआई की ऑथेंटिकेशन। ये सारी जो है ऑथेंटिकेशन से हमारे एप्लीकेशन में यूज होती है, ठीक है? होप आपको समझ में आया हो, ठीक है? क्वेश्चन 9 पे जाते हैं अभी। अभी व्हाट आर द रन मैप यूज एंड मेथड्स? यूज, रन मैप और यूज मेथड्स का क्या हमारा यूज है हमारे इसमें? तो ये बेसिकली मिडलवेयर में यूज होते हैं। तो मिडलवेयर में आपने देखा होगा पीछे ऐप डॉट रन करके था, ऐप डॉट रन करके उसमें था HTTP रिडायरेक्शन, स्टैटिक फाइल्स, ऐप डॉट यूज राउटिंग, ऐप डॉट यूज ऑथोराइजेशन, और लास्ट में ऐप डॉट रन करके रहता है। तो क्या रहता है, मिडलवेयर को प्रोसेस करने का काम करते हैं तीनों, ठीक है? तो पहले हम यूज मेथड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो यूज मेथड का पर्पस क्या रहता है? एड्स द मिडलवेयर टू पाइपलाइन एंड पासेस द रिक्वेस्ट टू द नेक्स्ट मिडलवेयर। कॉमन यूज, मोस्ट मिडलवेयर कंपोनेंट्स ऑथेंटिकेशन लॉगिन एरर हैंडलिंग आर एडेड यूजिंग यूज, ठीक है ना? मैंने बताया ना आपको मिडलवेयर कौन से हैं, जैसे कि ऐप एचटीटीपी रिडायरेक्शन, ऐप यूज स्टैटिक फाइल्स, ऐप यूज राउटिंग, ऐप यूज ऑथोराइजेशन। यूज किया है, देखो आप यूज, तो ये क्या करता है यूज, देखो यहाँ पे, तो यूज किया है यहाँ पे, और यहाँ पे कंसोल राइटिंग करके मिडलवेयर बिफोर नेक्स्ट एंड अवेट नेक्स्ट करके लिखा है। तो अभी यहाँ पे या अवेट नेक्स्ट किया है, मतलब इसको पास करना है नेक्स्ट मिडलवेयर को, मतलब इसके बाद जो भी मिडलवेयर होगा वो कॉल हो जाएगी इजीली। तो यहाँ पे यूज हुआ है, मतलब हमारा समझ लो जैसे कि पहले ऐप यूज एचटीटीपी रिडायरेक्शन हो गया, रिडायरेक्शन के बाद नेक्स्ट मिडलवेयर क्या आता है, हमारे यूज स्टैटिक फाइल्स। तो यूज स्टैटिक फाइल्स का होगा, यूज के बाद हमारा राउटिंग आता है, यूज राउटिंग। तो यूज राउटिंग कॉल होगा, यूज राउटिंग के बाद हमारा ऑथोराइजेशन आता है, यूज ऑथोराइजेशन, ऐप डॉट यूज ऑथोराइजेशन, तो वो कॉल होगा। और लास्ट में हमारा ऐप डॉट रन आता है। तो रन क्या करता है, रन हमेशा हमारा लास्ट मिडलवेयर रहता है। तो रन का यूज देखो आप, पर्पस क्या है? एड टर्मिनल मिडलवेयर दैट डज नॉट पास द रिक्वेस्ट टू द नेक्स्ट मिडलवेयर। जो हमारा रन मेथड होता है, वो नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल नहीं करता, खत्म कर देता है वहाँ पे मिडलवेयर। तो लास्ट में जो भी हम मिडलवेयर डिफाइन करते हैं वो हम रन के साथ करते हैं। और यूज जो हमारा होता है, जो हमें नेक्स्ट मिडलवेयर को पास करने के लिए हम यूज करते हैं उसके पीछे। तो समझो इनका डिफरेंस क्या है। तो यूज हमारे नेक्स्ट मिडलवेयर को पास करता है, और रन हमारा लास्ट मिडलवेयर रहता है, हमें रन हमें वहाँ पे स्टॉप कर देता है हमारा एग्जीक्यूशन, ठीक है? नेक्स्ट मिडलवेयर को नहीं जाने देता, ठीक है? तो ये हो गया हमारे दोनों डिफरेंस, आप देख सकते हो उसके स्निपेट मैंने आपके लिए डाले हैं। तो यहाँ पे देखो, हेलो दिस इज एंड ऑफ पाइपलाइन, पाइपलाइन एंड कर दिया रन ने, बट यूज क्या कर रहा है, हमारा नेक्स्ट पाइपलाइन को पास कर रहा है, पासेस द रिक्वेस्ट टू द नेक्स्ट मिडलवेयर। तो ये हो गया आपका डिफरेंस। तो आप खुद ओके, आप प्रोग्राम डॉट सी एस में आप ट्राई कर सकते हो खुद में, जैसे एप्लीकेशन बनाओ डॉट नेट कोर में, और वहाँ पे जो आप मिडलवेयर डिफाइन करो और मिडलवेयर कॉल करो, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोग्राम डॉट सी एस में को हमारा मिडलवेयर कैसे कॉल करता है, ऐप डॉट यूज करके, ऐप डॉट रन करके, और मैप करके। तो मैप का देखो, हमारा मैप क्या है, पर्पस द ब्रांचेस द पाइपलाइन बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट पाथ, जो भी हमारी पाथ रहती है उसके बेसिस पे मैप करके हमारा जो भी है, हम जो मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, या जो भी हमारे रिक्वायरमेंट चेंजेस है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है हमारी स्टार्टिंग में ग्लोबल लेवल पे, तो हम मैप थ्रू कर सकते हैं। देखो अभी यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अगर मैप आपकी जो पाथ में अगर उसको हेलो मिलता है, पाथ में बोल रहा हूँ मैं, यूआरएल में हमारी जो एक्शन कंट्रोलर और नेम रहता है ना, उसमें ही हमारी जो हेलो मिलता है, तो आपको हेलो फ्रॉम हेलो रूट, तो ये रिस्पॉन्स आ जाएगा, उसको हेलो मिला तो, और उसको राउट में हेलो मिला तो, अगर नहीं मिला मतलब वो एरर नहीं करेगा, ठीक है? तो ऐसे ही हमारी मैप करके हम ऐसे मिडलवेयर में ऐसा ही कुछ
चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? अभी व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन डॉट नेट कोर? डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है डॉट नेट कोर में? डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ वे टू प्रोवाइड द ऑब्जेक्ट दैट क्लास नीड्स from outside the class instead of creating those objects inside the class. This help make the code more flexible, easier to test and maintain. तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन कुछ नहीं म्हणजे बहुत कुछ है, बट उसका जो डेफिनेशन है वो कुछ नहीं है एक्चुअली। लाइक समझो कि डिपेंडेंसी आपकी खुद की कुछ किसी और पे डिपेंडेंसी हो, समझ लो। बाहर को मतलब एक समझ लो एक कंट्रोलर है और उस कंट्रोलर को एक सर्विस की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत कौन पूरी करेगा सर्विस की? वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन पूरी करेगा, वो इंजेक्ट करेगा वो अदर सर्विस कंट्रोलर को इंजेक्ट करेगा कंट्रोलर में, और हम यूज़ करेंगे उस सर्विस को, ठीक है? तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रोवाइड हमारा लूज़ कपलिंग का काम, मतलब लूज़ कपलिंग का वर्क होता है ना, मतलब एक कंपोनेंट अदर कंपोनेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। टाइट कपलिंग मतलब रिमूव कर देगा टोटली, हमारे लूज़ कपलिंग हो जाएगा एप्लीकेशन। तो हम इसको एप्लीकेशन को मॉड्यूलर वे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। जो हम फीचर्स में प्रॉब्लम होते हैं डिज़ाइन के वो कम हो जाते हैं, और मल्टीपल डेवलपर्स काम कर सकते हैं एक साथ, क्योंकि मॉड्यूलरिटी बहुत है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। तो यही है। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन बहुत लोगों को पता भी होगा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, कि कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्रिएट कैसे किया है। देखो यहाँ पे एक मॉडल बना हुआ है, मॉडल बन गया प्रोडक्ट व्यू मॉडल करके, उसमें आईडी और नेम दिए हुए है, ठीक है? अभी हमारे डेटाबेस में एक यूजर यूजर का एम्प्लॉय का टेबल बना हुआ है, और एम्प्लॉय के टेबल में हमारे आईडी और नेम है। हमको वो डेटा फेच करना है, ठीक है? तो हम वो डेटा फेच करने के लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन थ्रू हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे, उसमें आईडी और नेम लेंगे, ठीक है? हमारे पास तो आ गए एंटिटीज आ गए, ठीक है? अभी हमें सर्विस क्रिएट करनी है। सर्विस क्या करेगा कि हमारा जो डेटा है वो बैकएंड से उठाएगा। जो भी हमारा जो डेटा पड़ा हुआ है वो सर्विस थ्रू हम कॉल कर सकते हैं। जो भी हमारा जो लिंक के थ्रू कॉल करेंगे या डैपर थ्रू कॉल करेंगे, हमारी सर्विस कॉल करेगी सारा जो डेटा है बैकएंड से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्विस ने क्या किया कि इंटरफेस क्रिएट किया। कौन से? इंटरफेस गेट ऑल करके, जो भी हमें डेटा चाहिए एम्प्लॉयज का या प्रोडक्ट्स का, जो भी डेटा चाहिए हम इंटरफेस में हम क्रिएट करेंगे। इंटरफेस में पता है आपको कि हम सिर्फ डिफाइन करते हैं, हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। इम्प्लीमेंट करते हम अलग से, अलग क्लास बनाते हैं उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। और अभी नीचे हमने क्लास इम्प्लीमेंट किया और हमने इनहेरिट किया इस इंटरफेस को। अभी इंटरफेस हमने इनहेरिट किया तो उसको हमें इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है, क्योंकि हमने इनहेरिट किया। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया इस अब वाले मेथड को। तो यहाँ पे हमने मॉडल रिटर्न किया है, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट व्यू मॉडल हमने यहाँ पे डिफाइन किया, मतलब जिसमें आईडी और नेम है, सारा कुछ हम रिकॉर्ड जो पीछे से लाने वाले हैं, तो हम वो मॉडल थ्रू रिटर्न करेंगे। यहाँ पे हमें जरूरी है कि हम किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहे हैं, तो हम उसमें मेंशन कर दें मॉडल में। तो ये हमें आईडी और नेम का सारा रिकॉर्ड हमें रिटर्न करेगा। यहाँ पे तो स्टैटिक दिया हुआ है, बट हम जो बैकएंड में कॉल करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो हमेशा हम एपीआई को कॉल करते हैं, और रिटर्न होते भी हम इस लिस्ट में रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमारा आईडी और नेम में रिकॉर्ड आने वाले हैं पीछे से, ठीक है? तो ये काम हो गया सर्विस का। सर्विस तो हमारा डेटा इंटरफेस थ्रू लेके आ जाएगा, बट इस सर्विस को हमें कॉल भी करना पड़ेगा। कॉल नहीं करेंगे तो फिर उसकी जो यूजर की जरूरत वो कैसे पूरी होगी, ठीक है? तो हम उसके लिए कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखो कंट्रोलर किट क्या है, और यहाँ पे हमने कंट्रोलर, बहुत बार पूछा जाता है कि कंट्रोलर का जो हम इनहेरिट कहाँ से करते हैं, तो यहाँ पे देखो इनहेरिट हम कंट्रोलर को कंट्रोलर से इनहेरिट करते हैं, और इसका भी पैरेंट है कंट्रोलर बेस करके। तो आप कंट्रोलर बेस बताओ या कंट्रोलर बताओ, ठीक है? तो हम कंट्रोलर को कंट्रोलर से इनहेरिट करते हैं और कंट्रोलर बेस से इनहेरिट करते हैं। पैरेंट कंट्रोलर बेस है तो कंट्रोलर बेस भी बता दो चलेगा, ठीक है? तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन रहती है ना, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमने सर्विस को एक वेरिएबल बना लिया, सर्विस का जो भी हम कॉल करने वाले हैं ना उस सर्विस का हमने वेरिएबल बना लिया, और कंट्रोलर में हमने वो जो सर्विस थी वो इंजेक्ट कर ली, ठीक है? तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि हम इंटरफेस और डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इंजेक्ट कहाँ करेंगे कंट्रोलर में? तो हम कंपोनेंट में हम कंट्रोलर में कर सकते हैं, और मेथड थ्रू कर सकते हैं, हम प्रॉपर्टी थ्रू कर सकते हैं। 3 टाइप में हम इंटरफेस इंजेक्ट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कंट्रोलर, हमने मेथड और हमारी प्रॉपर्टीज 3 रहती है, तो हम उसके थ्रू हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे होम कंट्रोलर हो गया, हमारा कंट्रोलर हो गया, ठीक है? डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर नहीं है, पैरामीटराइज़्ड कंट्रोलर है, ठीक है? तो कंट्रोलर के डिफरेंस टाइप भी यार उसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, बट मैं अभी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गो थ्रू करने वाला हूँ, ठीक है?
तो यहाँ पे हमने पाई प्रोडक्ट सर्विस इंजेक्ट कर लिया, बट ये जो सर्विस रिटर्न होने वाली है, इसका जो डेटा रिटर्न होने वाला है, हम कहाँ पे करेंगे हम सर्विस में? तो हमने जो वेरिएबल बनाया था प्रोडक्ट सर्विस करके, हम उसमें स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हमने ये स्टोर तो कर लिया, बट अभी हमें डेटा चाहिए, वो रिटर्न करना है व्यू पे। तो व्यू पे हम रिटर्न कैसे करेंगे? इस जो रिटर्न सर्विस का डॉट करके गेट ऑल करके करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने गेट ऑल मेथड बनाया था यहाँ पे, और हमने पहले ही आई प्रोडक्ट सर्विस कॉल किया है, और आई प्रोडक्ट सर्विस कॉल करके हमने वो गेट ऑल कॉल कर दिया, और गेट ऑल करते ही हमने सिर्फ वो मॉडल को हमने बाइंड करना है, वो मॉडल बाइंड करते भी हमने फॉर ईच लगाया और प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम दिखा दिया। ठीक है, तो इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब कंफ्यूज नहीं होने का है, बस इतना समझना है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है। एक जो हमारे एक्सटर्नल डेटा और एक्सटर्नल जो इंफॉर्मेशन और एक जो एक क्लास की जो और कंट्रोलर की जरूरत है वो पूरी करने का काम डिपेंडेंसी इंजेक्शन करता है। जो डिपेंडेंसी हो इंजेक्ट करता है बाहर से। ठीक है, तो आपको समझना है बाहर से इंजेक्ट करता है, इंटरनली नहीं बनाता, क्योंकि हम इंटरनली बनाएंगे तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे फ्यूचर में जो हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो अपनी एम्प्लॉय का कंट्रोलर बनाया और एम्प्लॉय में आप सब कुछ कर रहे हो, बट बाद में अगर कुछ चेंजेस आए तो आप क्या करोगे? तो उसमें ही मॉडिफाई करके आप चेंजेस करोगे। तो हम चेंजेस नहीं करेंगे, हम सर्विस में एक मेथड बना के अलग से सर्विस कॉल करेंगे और उसको इंजेक्ट करेंगे हमारे कंट्रोलर में। तो इससे क्या होगा? हमारा मॉड्यूलिटी बनी रही और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रही, और हमारा जो मल्टीपल डेवलपर से एक साथ काम कर सकते हैं, जो कि हमारे कंट्रोलर में काम नहीं कर सकते, और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में बहुत काम आता है डिपेंडेंसी, समझने में बहुत ईजी रहता है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारी सर्विस लाइफ टाइम इन एएसपी डॉट नेट कोर। तो सर्विस लाइफ टाइम हमारी कौन सी है डॉट नेट कोर में? तो एक ट्रांजिएंट सर्विस हो गई, स्कोप हो गया, और सिंगलटन हो गया। तो मैंने बताया था यहाँ पे देखो कि हमने सिंगलटन रजिस्टर किया है सर्विस, तो हमने रजिस्टर करते समय, तो एक मिनट में बताता हूँ आपको। सिंगलटन शायद मैंने देखा था कहीं था, अच्छा इधर नहीं है। हमारी जो सर्विस रहती है, ये जो सर्विस रहती है, हमें वो सर्विस हमें स्टार्टअप डॉट सी एस फाइल में या प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में भी रजिस्टर करनी होती है। वो स्टेप मिस हो गया मुझसे। तो वो रजिस्टर करते समय हमें ठीक है, तो हमें ये लाइफ टाइम की ज़रूरत पड़ती है कि वो हमारा जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल है हम कैसे इंजेक्ट करना चाहते हैं, हमारा इंस्टेंस कैसे बनाना चाहते हैं। तो वो इंस्टेंस हम बनाएंगे 3 टाइप में, एक सर ट्रांजिएंट स्कोप हो गया और सिंगलटन हो गया। आप इमेज देखो। ठीक है, ट्रांजिएंट में जब भी हमारे ऑब्जेक्ट कॉल होता है, हमारे जो भी इंस्टेंस बनता है, तो रिक्वेस्ट 1 और रिक्वेस्ट 2, 2 रिक्वेस्ट भेजे हमने। एक रिक्वेस्ट 1 भेजी तो उसमें इंस्टेंस 1 बना, ठीक है। फिर से भेजी तो इंस्टेंस 2 बना, 3 बना, 4 बना, एंड टाइम तक जो भी है बना। अलग-अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे, अलग-अलग हमारे इंस्टेंस बनेंगे हर टाइम पे, हर रिक्वेस्ट पे। ठीक है? सेकंड मतलब मल्टीपल यूज़र यूज़ कर रहे हैं ना, आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए अलग से अलग-अलग से इंस्टेंस बन रहे हो, दूसरा कुछ यूज़र यूज़ कर रहा है उससे अलग-अलग इंस्टेंस बन रहे हैं, हर टाइम अलग बन रहा है। तो ट्रांजिएंट क्या करता है? न्यू इंस्टेंस ऑफ सर्विस इज क्रिएटेड एवरी टाइम इट इज रिक्वेस्टेड। समझ रहे हो ना? एवरी टाइम एक इंस्टेंस क्रिएट करता है, और उसका जो आप देख सकते हो सिंटैक्स क्या है, सर्विसेज डॉट ऐड ट्रांजिएंट एंड माई सर्विस। जो अभी हम सर्विस मैंने बोला ना, ये बैकएंड वाली सर्विस, ये सर्विस हम रजिस्टर करते हैं, ऐसे ही सर्विस हमें रजिस्टर करनी पड़ती है हमारे इसमें, हमारे स्टार्टअप डॉट सी एस और प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में। हम जो हमारे मिडलवेयर से उधर डिफाइन करना पड़ता है, जो हमारी कॉन्फ़िगर सर्विस है उसके अंदर हमें रजिस्टर करना पड़ता है सर्विसेज। जो भी हम सर्विस बनाएंगे वो सर्विस हमें रजिस्टर करना ही करना होता है, नहीं तो कॉल नहीं होता, नहीं तो एरर आता है। ठीक है, तो उधर माई सर्विस डॉट रजिस्टर कर दी हमने, और ट्रांजिएंट करके किए। ट्रांजिएंट करके मतलब ये जो सर्विस है हमेशा एक नया इंस्टेंस क्रिएट करेगी, जितनी बार हम हिट मारेंगे अलग अलग यूजर अलग अलग इंस्टेंस क्रिएट करेगा। तो उसकी यूज केसेस आप देख सकते हो कि फॉर लाइट वेट स्टेटलेस सर्विसेज, सर्विसेज दैट डू नॉट होल्ड डेटा सच ए सिंपल डेटा फॉर्मेट एंड कैलकुलेशन। रियल लाइफ एनालॉजी देखे तो थिंक ऑफ कॉफी शॉप वेयर एवरी कस्टमर गेट्स अ फ्रेशली मेड कॉफी फॉर ईच ऑर्डर, इवन इफ सेम कॉफी टाइप। आप चाय पीने जाते हो ना, तो चाय ऑर्डर देते हो, तो आपको एक ही चाय नहीं मिलती ना, मतलब सारे कस्टमर को एक ही चाय थोड़ी ना मिलती है, चलो आप पी लो और आपका बचा तो इसको दे दो और जिसको बचा तो उसको, ऐसा नहीं ना, आपके लिए फ्रेश टी बनती है, अलग अलग यूजर को अलग अलग टी मिलती है, बट टी तो एक ही है। ठीक है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारी ट्रांजिएंट है। ठीक है, सेकंड देखो हमारी स्कोप है, हमने रिक्वेस्ट 1 रिक्वेस्ट 2 भेजा, और रिक्वेस्ट 1 के लिए इंस्टेंस 1 बना, रिक्वेस्ट 2 के लिए इंस्टेंस 2 बना, कुछ अलग नहीं है, एक ही इंस्टेंस बना, दोनों हो गए। तो हम कितने भी रिक्वेस्ट भेजें, अलग यूजर अलग रिक्वेस्ट भेजता है, आप यूजर अलग भेजते हो, आपके लिए इंस्टेंस अलग बनेगा, उसके लिए इंस्टेंस अलग बनेगा। तो हो गया हमारा स्कोप। तो स्कोप की आप
सिंटैक्स देख लो, सर्विसेज डॉट एड स्कोप, और उसमें हमने सर्विस रजिस्टर कर दी। तो एज स्कोप सर्विस रजिस्टर की तो हमारे लाइफ टाइम क्या होगा कि अ न्यू इंस्टेंस ऑफ सर्विसेज इज क्रिएटेड और ईच एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेम इंस्टेंस इज यूज थ्रू आउट द रिक्वेस्ट। मतलब हमारी एक इंस्टेंस पे हम जो भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हम जो भी यूजर एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट डेटा भेज रहे हैं, एक यूजर भेज रहा है, एक यूजर के लिए इंस्टेंस एक ही बन रहा है, दूसरा यूजर बन रहा है, दूसरे यूजर के लिए एक ही इंस्टेंस बन रहा है। तो मतलब पर्टिकुलर अलग अलग रिक्वेस्ट पे अलग अलग इंस्टेंस बन रहा है, बट एक ही बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांज़ैक्शन में अलग-अलग बन रहा था हर रिक्वेस्ट में, मतलब जितनी टाइम आप रिक्वेस्ट भेजोगे उतने टाइम पे हमारे अलग-अलग रिक्वेस्ट इंस्टेंस क्रिएट हो रही थी। बट हमारे स्कोप में एक ही इंस्टेंस बनती है हर इसके लिए, रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे रियल लाइफ एनालॉजी देखें तो थिंक ऑफ वेटर एट रेस्टोरेंट हू सर्व ओनली वन टेबल ड्यूरिंग अ मील एंड डज़ नॉट शेयर द डिशेज़ विद अदर टेबल। तो आप बहुत बड़े रेस्टोरेंट में गए होंगे, तो आपके लिए एक वेटर असाइन करते हैं वो लोग, और वही वेटर आपके लिए खाना लाता है, अदर अदर के लिए नहीं रहता। आपका खाना हो गया, तो दूसरा यूजर आया तो दूसरे के लिए अलग से होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा वेटर क्या हो गया, हमारा स्कोप इंस्टेंस हो गया है कि आपको ही वो सर्व कर रहा है और आपके ही टेबल के लिए खाना लेके आ रहा है, ठीक है, अलग यूजर के लिए नहीं जा रहा है। ठीक है, समझो ये स्कोप है हमारा। ठीक है, और सिंगलटन सर्विस होगी हमारी, जो हम कितनी भी रिक्वेस्ट भेजें वो एक ही इंस्टेंस क्रिएट करेगा, सबके लिए एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा ओवरऑल एप्लीकेशन के लिए। तो हमारे सिंगलटन इज अ लाइफ टाइम, यू कैन से दिस सर्विस इज क्रिएटेड वंस एंड रीयूज फॉर एंटायर लाइफ टाइम ऑफ द एप्लीकेशन। वो एक ही इंस्टेंस क्रिएट करेगा और एक ही इंस्टेंस लाइफ टाइम एप्लीकेशन के लिए हमेशा यही इंटर लाइफ टाइम के लिए यही इंस्टेंस यूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ग्लोबल स्टेट के लिए यूज होते हैं, और रियल लाइफ एनोलॉजी देखे तो हमारी थिंक ऑफ टीवी ब्रॉडकास्ट टावर दैट सेंड द सिग्नल्स टू ऑल व्यूअर्स एंड द टावर स्टेज द सेम फॉर एवरीवन। ठीक है, तो ये हमारी रियल लाइफ एनोलॉजी होगी। तो हम बेसिकली सिंगलटन हमारी लॉगिंग सर्विसेज के लिए, या हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए, या हमारा जो भी हमें एक ही इंस्टेंस ला चाहिए, किसके लिए भी कौन से भी सर्विस के लिए हमें एक इंस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए हम सिंगलटन यूज करेंगे। और हम स्कोप के लिए जो हमारी मल्टीपल यूजर्स के लिए एक ही इंस्टेंस बनाएगा, तो उसके लिए हम स्कोप यूज करेंगे, और हमारी ट्रांजिट जिसके लिए यूज करेंगे, जो सारे के लिए क्या अलग अलग इंस्टेंस क्रिएट करेगा, उसके लिए हम ट्रांजिट यूज करेंगे। तो इसमें सिर्फ तो ट्रांजिएंट है, क्योंकि हम जो बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह सारे एप्लीकेशन बनाते हैं वो हम ट्रांजिएंट यूज करते हैं वापस सर्विस में, क्योंकि सबके लिए अलग अलग हमारे इंस्टेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो आपको यही सिंटैक्स और ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि इतना जरूरी क्यों है। तो हमने ये सर्विस क्रिएट किया है, हमने सर्विस क्रिएट किया, बट सर्विस हमने इंजेक्ट नहीं किया था, हमने रजिस्टर नहीं किया, सॉरी रजिस्टर नहीं किया हमने। तो रजिस्टर करने का काम प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल और स्टार्टअप डॉट सी एस फाइल में हम करते हैं, हमारे कॉन्फ़िगर सर्विसेज में हम वो रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं अगले टॉपिक पे। और डिफरेंस बिटवीन ऐड सिंगलटन, ऐड स्कोप एंड ऐड ट्रांजिट, यार मैंने बता दिया पीछे ही सारे डिटेल में बताया, वही क्वेश्चन है रिपीट में, बट आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पे ऐड सिंगलटन, ऐड स्कोप, ऐड ट्रांजिट बताया, क्योंकि यहाँ पे पता है उन्होंने व्हाट इज सर्विस लाइफ टाइम इन एएसपी डॉट नेट कोर। ठीक है, फिर आपको पता है कि डिफरेंस बिटवीन ऐड सिंगलटन, ऐड स्कोप एंड ट्रांजिट, तो ये अलग अलग थोड़ी एक ही है, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन ऐड किया है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज इन प्रोसेस एंड आउट प्रोसेस होस्टिंग। तो इन प्रोसेस और आउट प्रोसेस होस्टिंग क्या है, तो देखो, तो इन प्रोसेस होस्टिंग, द एप्लीकेशन इज होस्टेड विद इन द IIS वर्कर प्रोसेस w3wp.exe itself। ठीक है, तो आपने देखा होगा w3wp.exe, जब भी आप डिबग करते हैं ना उस टाइम पे आपको दिखता है, बट आपके लिए उसके लिए अलग से कुछ विजुअल स्टूडियो में आपको एक करना पड़ता है जब डिबग करते हैं। बेसिकली आप एपीआई थ्रू एपीआई डिबग करोगे ना, उस टाइम पे w3wp.exe आप दिखेगी, बट एक्चुअली ये इन प्रोसेस होस्टिंग रहती है ना, इन प्रोसेस होस्टिंग ये डिफॉल्ट होस्टिंग रहती है। जब भी हम डॉटनेट कोर एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो डिफॉल्ट प्रोसेस होस्टिंग रहती है हमेशा, क्योंकि आईएस होस्टिंग रहती है डिफॉल्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो इन प्रोसेस में, यहाँ पे इन प्रोसेस रहता है ASP डॉट नेट कोर होस्टिंग मॉडल, और इन प्रोसेस रहता है, और यहाँ पे देखो कि वही है, प्रिफर्ड इज द मोस्ट आईएस होस्टिंग एप्लीकेशन ड्यू टू बेटर परफॉर्मेंस एफिशिएंटली। इन प्रोसेस होस्टिंग बोले तो सिर्फ आईएस होस्टिंग रहती है, जो पहले से ही हमारे डॉटनेट फ्रेमवर्क में हमेशा आईएस होस्टिंग यूज हुई है, हम उस पर और अभी इन प्रोसेस होस्टिंग में हमेशा बाय डिफॉल्ट हमारी आईएस होस्टिंग रहती है। और आउट प्रोसेस होस्टिंग मतलब द एप्लीकेशन होस्टेड आउटसाइड द आईएस प्रोसेस यूज लाइक सेपरेट केस्ट्रल वेब सर्वर एंड प्रोसेस। देखो, ये दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक्चुअली। इन प्रोसेस होस्टिंग जो हमारी पहले से आईएस होती थी, बट आउट प्रोसेस होस्टिंग में हमारा केस्ट्रल ऐड हो गया है। तो केस्ट्रल ऐड होने का मतलब है कि हमने पहले तो इंटरनेट थ्रू हमने आईएस को रिक्वेस्ट भेजी, और आईएस ने हमारी रिक्वेस्ट पास की हमारे केस्ट्रल को। तो वही डिफरेंस है, देखो यहाँ पे इंटरनेट से हमने एक रिक्वेस्ट भेजी, हमारी जो रिवर्स प्रॉक्सी आईएस सर्वर है एनजिनिक्स से अपाचे है, तो उसने वो रिक्वेस्ट पास की केस्ट्रल को। तो केस्ट्रल क्या है हमारा, एक केस्ट्रल हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है।
ठीक है, पहले तो आयास जो होस्टिंग था, तो हमारा पर्टिकुलरली हमारा एक ही इसको विंडोज को ही सपोर्ट करता था ऑपरेटिंग सिस्टम को, बट एक्चुअली केस्टल यूज हुआ तो हमारे क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए सपोर्ट हुआ, तो वो क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, जैसे कि विंडोज हुआ, लिनक्स हुआ, मैकओएस हुआ, तो ये सारी को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। जैसे डॉटनेट कोर है वैसे ही हमारा केस्ट्रल है, तो डॉटनेट कोर हमारा लॉन्च हुआ, डॉटनेट कोर के लॉन्च होने के साथ हमारा केस्ट्रल भी हुआ। तो इन प्रोसेस और आउट इन प्रोसेस मतलब सिंगल आईएस सर्वर यूज करते हैं, आउट प्रोसेस मतलब 2 और 3 सर्वर हम मिक्स करके यूज करते हैं। एक तो हमारा आईएस सर्वर के साथ हमारा केस्ट्रल हो गया, एक तो आईएस सर्वर एपेचे के साथ हमारा केस्ट्रल हो गया। सिंगल यूज नहीं करते हमारा कौन सा सर्वर। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट, मोर फ्लेक्सिबिलिटी, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, वही इन्फॉर्मेशन सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम अगर डिटेल में देखें, तो हमारी जो हमारी डेपो ऐप है, ये तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारी एडिट प्रोजेक्ट फाइल्स है, तो यही हमारा है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी ग्रुप में वो हमारी अभी यहाँ पे नहीं है ना, तो यहाँ पे नहीं है मतलब वो बाय डिफॉल्ट हमारी आईएस होस्टिंग सपोर्ट कर रहा है। बट अगर हुआ नहीं, हमने मैन्युअली ऐड किया आउट प्रोसेस होस्टिंग, तो के साथ होगा हमारा सपोर्ट, ठीक है। तो ये एक्चुअली बेसिक है। और आपको ध्यान में रखना है कि आपको पूछा जा सकता है कि इन प्रोसेस आउट प्रोसेस क्या है, और हमारा केस्ट्रल क्या है। केस्ट्रल भी हमारा सर्वर है जो भी हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, और हमारा केस्ट्रल हमारे काम कर सकता है, हमारा एज सर्वर और एनजिनिक्स और एपेचे के साथ हमारा काम करता है, ठीक है। और हमारा 14 क्वेश्चन है, हाउ राउटिंग वर्क्स इन डॉट नेट कोर। जो हमारे डॉट नेट फ्रेमवर्क वर्क होता था वैसे ही हमारे डॉट नेट कोर में भी होता है, कुछ डिफरेंस नहीं है। कन्वेंशनल और एट्रीब्यूट राउटिंग होती है, दोनों राउटिंग हमारे डॉट नेट कोर में होती है। तो आप देख सकते हो कि कन्वेंशनल राउटिंग क्या है, ठीक है। तो कन्वेंशनल राउटिंग हमारा डिफॉल्ट राउटिंग होता है, जो भी हम मिडलवेयर में डिफाइन करते हैं। कन्वेंशनल राउटिंग जो भी हम होम पेज हम रिडायरेक्ट करते हैं हमारे मिडलवेयर से, जो हमारा ऑथेंटिकेट और ऑथराइज होने के बाद हम जो भी हम होम पेज रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, हम यूज मैप करके या राउटिंग यूज करके या डॉट यूज राउटिंग करके हम बेसिक जो हमारा जो कंट्रोलर है और एक्शन हम कॉल करते हैं, डिफॉल्ट राउटिंग करते हैं, वो हमारा हो गया हमारा कन्वेंशनल राउटिंग, जो पुराना राउटिंग है। तो उसमें देखो कि दिस विल बी द रीजन हेलो वर्ड इफ नेविगेट टू द हेलो। जैसे अभी अभी मैप करके हेलो किया और हेलो करके हमारा राउट हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन किया है मिडलवेयर में जो हमारा डिफॉल्ट राउटिंग वो किया। यहाँ पे कुछ अलग भी आप में ऐड कर सकते हो, में ऐड कर सकते हो, कुछ भी अलग भी कर सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। और हमारा कंट्रोलर बेस्ड राउटिंग हो गया, हमारा एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग हो गया। तो हम एट्रीब्यूट में हम राउट करके हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने राउट करके लिखा है, तो एट्रीब्यूट राउटिंग मतलब हमने यहाँ पे राउट किया, एपीआई कंट्रोलर नेम दिया, और यहाँ पे जैसे ही हमारा कंट्रोलर हुआ प्रोडक्ट करके एपीआई स्लैश प्रोडक्ट करके कॉल हुआ, प्रोडक्ट्स करके। तो हमेशा याद रखना कि प्रोडक्ट्स कंट्रोलर है ना, यहाँ पे कंट्रोलर लिखा है, बट यहाँ पे कंट्रोलर के साथ नहीं आ जाएगा, लाइक एपीआई स्लैश प्रोडक्ट्स कंट्रोलर ऐसे नहीं कॉल होगा। वो कॉल होगा एपीआई स्लैश प्रोडक्ट्स करके, और स्लैश करके गेट ऑल किया तो गेट ऑल कॉल होगी, और स्लैश करके वन कॉल किया तो ये वन होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्टिक गेट करके आईडी पास किया, तो यहाँ पे आईडी पास करने की जरूरत पड़ी, बट हमें गेट ऑल पास करना है, बट यहाँ पे तो हमने कुछ दिया ही नहीं। तो बाय डिफॉल्ट कौन सी ये गेट ऑल फंक्शन कॉल करेगा, और हम कॉल कर देते गेट ऑल कार करके। बट यहाँ पे एपीआई कंट्रोलर और गेट ऑल करके हमेशा हम कॉल करते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट रिटर्न हुआ, और यहाँ पे हमारा आईडी पास करके हमने कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी, तो हम अपडेट करेंगे, इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे, जो भी हमें करना है वो हम कर सकते हैं। तो ऐसी हमारी कन्वेंशनल और हमारी एट्रीब्यूट राउटिंग होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारी रिक्वेस्ट डेलीगेट क्या है। Request delegate is a ASP.NET Core function that processes an incoming HTTP request, and it handles the request and either produce a response and passes the request to the next delegate in the pipeline. तो request delegate कुछ नहीं है, जो हमारा मिडलवेयर रहता है तो उसको प्रोसेस करने का काम हमारा रिक्वेस्ट डेलीगेट करता है। एक मिडलवेयर से नेक्स्ट मिडलवेयर से दूसरा मिडलवेयर, और ये सारा जो हैंडलिंग का काम करता है ना, वो रिक्वेस्ट डेलीगेट करता है। तो ठीक है, हाउ रिक्वेस्ट डेलीगेट वर्क। ASP.NET Core application build around the pipeline of middleware component, where each middleware component is represent request delegate. Request delegate can be handle the request and then respond directly. Call the next delegate to allow the further processing. तो कॉल करने का काम करता है नेक्स्ट डेलीगेट को, और वैसे ही रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का काम कर, रिक्वेस्ट भेजता है और रिक्वेस्ट भेजते ही रिस्पॉन्स भी देता है। तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का काम रिक्वेस्ट डेलीगेट करता है। तो सॉरी, तो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल देखो रिक्वेस्ट डेलीगेट का। तो यहाँ पे देखो सिंपल रिक्वेस्ट डेलीगेट यूजिंग रन, ये रन होगा हमारा डेलीगेट ही हुआ हमारा,
ठीक है? और जो हम यूज़ करते हैं वो भी डेलीगेट हो गया। तो अभी यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट डेलीगेट एंड कर दी, यहाँ पे ये लास्ट वाला है हमारा, इसके बाद कुछ रन नहीं होगा। बट यहाँ पे ऐप डॉट रन करके है ना, तो ये भी हमारा रन नहीं होगा, ठीक है? बट यही रन हो गया, हमारा एंड हो जाएगा। बट यहाँ पे देख सकते हो कि एप्लीकेशन बिल्ड हुआ, एप्लीकेशन बिल्ड होने के बाद हमारा रन हुआ और यहाँ पे एंड हो गया। तो सिंपल रिक्वेस्ट हमारा डेलीगेट कर रहा है और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यूज़ के बाद हमारा नेक्स्ट में डिलीवर होगा। तो ये सारा प्रोसेस करने का काम हमारा रिक्वेस्ट डेलीगेट करता है। तो request delegate is nothing like example. Delegate is a process the request response hello from request delegate. No other middleware is executed because app.run is a terminal delegate. ठीक है, तो ये डेलीगेट हो गया रन। ऐप डॉट यूज क्या हो गया, डेलीगेट हो गया। और रिडायरेक्शन, यूज राउटिंग, यूज स्टैटिक फाइल्स, यूज ऑथराइजेशन, वीज ऑथेंटिकेशन, ये सारी डेलीगेट हो गए हमारे, जो हमारा मिडलवेयर में काम करता है, प्रोसेस करने का काम करता है, कंप्लीट करने का, जो हमारा काम रिक्वेस्ट डेलीगेट करता है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और मैं अभी सेकंड पार्ट भी जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेता आता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ये तो आपके लिए फ्री है बट इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है? तो ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, ऐसे ही प्यार दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।